आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान है और खास मुद्दा भी। मुद्दा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके नाम पर क्या परोसने जा रही है सरकार। दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर रामा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने ऑथर, एक्टिविस्ट, टीचर प्रोफेसर सतीश देश पांडे साहब आज मौजूद है। छोटा सा परिचय, उसके बाद थोड़ी बैकग्राउंड दूंगा और सीधा फ्लोर देश पांडे साहब के पास होगा। अगले 30-35 मिनट तक प्रोफेसर देश पांडे साहब बोलेंगे। प्रोफेसर देश पांडे साहब की शिक्षा स्टीफेंस कॉलेज जेएनयू कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद देश के कई संस्थानों में, हैदराबाद और सीएसडीएस, तमाम जगह इन्होंने काम किया। अभी फिलहाल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, एक्टिविस्ट भी हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। अगर इनके लेखों की फहरिस्त बनाई जाए तो लंबी हो सकती है, इसलिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि उनको सुनना ज्यादा जरूरी है। लेकिन दो इनकी चर्चित किताब है, एडिटेड है, और उसमें इंट्रोडक्शन भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने आर्टिकल भी डाला है, वो मैं जरूर आपसे कहना साझा करना चाहूंगा। पहली जो किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान से पब्लिश हुई है और इसमें इंट्रोडक्शन है, इनका आर्टिकल है, एडिट किया है, सब इन्होंने किया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो किताब है, जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता हमारे विषय से है सीधा, वैसे पहली किताब का भी है, लेकिन इसका जो टाइटल है बियॉन्ड इंक्लूजन, द प्रैक्टिस ऑफ इक्वल एक्सेस इन इंडियन हायर एजुकेशन, ये रॉटलेज इंडिया से पब्लिश हुई है। ये संक्षिप्त परिचय है। अब थोड़ा सा विषय के लिए थोड़ा सा मैं रख देता हूं कि डॉक्यूमेंट मैंने देखा है 65 पेज का, उसमें रिजर्वेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सोशल जस्टिस 2 बार, एससी एसटी ओबीसी दोनों बार, ऑटोनॉमी 21 बार, 16 बार हायर एजुकेशन के संबंध में, ऑनलाइन वर्ड 50 बार, डिजिटल वर्ड 38 बार। बड़े बड़े हाई साउंडिंग फ्रेजेस हैं, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को री इन्वेंट करने की बात है, और बार बार संस्कृति संस्कृति और संस्कृत शब्दों का उल्लेख है। और एक लाइन खाली मैं बोलकर और सीधा देश पांडे साहब के साथ को फ्लोर दूंगा, वो बोलेंगे, एजुकेशन इज द फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड equitable and just society, promoting national development, etc., leadership, global leadership in terms of economic growth, social justice, equality, scientific advancement, national integration, cultural preservation. Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. तो ये हाई साउंडिंग फ्रेजेस हैं, कैसे ये सब अचीव होगा, क्या डॉक्यूमेंट का तालमेल बनता है, या फिर बड़े बड़े शब्द दे दिए गए हैं। सर, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। सर नमस्कार। 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 बड़ी खुशी हुई आपके शो में आके। आपने जो सवाल पूछा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो आपने सही गिनाए जो कई सारे शब्द कितने बार इस्तेमाल हुए हैं। तो साथ साथ मैं भी बता दूं कि होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की हिमायती है ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और होलिस्टिक का जिक्र 60 पन्ने, जो टेक्स्ट है वो 60 पन्ने, आप सही बताते हैं कि 65 पन्नों का रिपोर्ट है, लेकिन जो 5 पेज है वो इधर उधर निकल गए, टाइटल पेज इधर उधर में। जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो 60 पेज का है। उस 60 पेज में 40 बार होलिस्टिक आता है और 71 बार मल्टी डिसिप्लिनरी आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मकसद है, या कम से कम ये दर्शाना चाहती है ये दस्तावेज कि होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इसका मकसद है। ये हमारे देश में लाने का इसका मकसद है। अब जैसे हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ होता है, ये नेक नियति का सागर होता है हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये लगभग एक परिकथा जैसे होती है। इसमें आप सारे आपकी जो आपकी मंसूबे हैं, जो अरमान हैं, जो भी आदर्श दुनिया में जो कुछ भी हो सकता है, उस सब का जिक्र आ सकता है। और ये स्वाभाविक है कि ये ऊंचे ऊंचे आदर्शों का और नेक इरादों का एक तरह से पुलिंदा है। सवाल ये है कि जब इस पर अमल होगा तो क्या होगा।
और ये किस तरह का भविष्य रचेगा। ये जो नई नीति है, इससे हमारा खासकर उच्च शिक्षा का भविष्य कैसा होगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा तफसीलवार चर्चा की ज़रूरत है। तो मैं मोटे शब्दों में कहूँ तो इस दस्तावेज़ में जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से एक बहुत बड़ी दुविधा है इसमें, या विरोधाभास कह लीजिए, या ज़बरदस्ती दो विरोधाभासी विचारधाराओं को, परिप्रेक्ष्यों को या नज़रियों को ज़बरदस्ती एक ही दस्तावेज़ में मिलाने का ये प्रयास है। ये क्या है दो नज़रिए? मोटे तौर पर एक नज़रिया पारंपरिक उच्च शिक्षा का है जो अनुशासन और विषय केंद्रित है, यानी कि जैसे इतिहास एक अनुशासन या एक विषय हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, या फिर फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, इस तरह के अनुशासन हैं। और इन अनुशासनों पर केंद्रित शिक्षण पद्धति, ये एक नज़रिया है कि विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा में क्या किया जाएगा, ये इन विषयों के बारे में विद्यार्थियों को एक तरह से उनको पढ़ाया जाएगा, उसमें उनका शिक्षण होगा। तो ये जो पारंपरिक, इसे मैं पारंपरिक कह रहा हूँ, हालांकि ये वैसे 20वीं शताब्दी की देन है, तो ये आधुनिक है। असली इतिहास के हिसाब से तो ये आधुनिक है, लेकिन इसको अब पारंपरिक मानते हैं हम। और इसका जन्म एक तरह से जर्मनी में हुआ, और हुम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट नाम के एक बहुत नामी वैज्ञानिक थे, उनके नाम से उन्होंने ये पद्धति दी थी। और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में जर्मनी ने सारी दुनिया में उच्च शिक्षा में सबसे आगे जर्मनी था इसी पद्धति को अपनाने के कारण। और 20वीं शताब्दी में जितनी भी शिक्षण, उच्च शिक्षा में या हमारे विषयों में, अनुशासनों में जो भी प्रगति हुई, वो इसी पद्धति के अनुसार हुई आज। और ये एक तरफ है, यहाँ शिक्षण केंद्रित और अनुशासन या विषय केंद्रित। जो दूसरी विचारधारा है वो समकालीन विचारधारा है। ये न्यू लिबरलिज्म के ज़माने से हमारे सामने आई है। वैसे ये पहले भी थी, लेकिन न्यू लिबरलिज्म में ये बिल्कुल खुलकर हमारे सामने आई है और ये हावी हुई है। ये विचारधारा प्रशिक्षण केंद्रित है, शिक्षण नहीं, प्रशिक्षण केंद्रित है। और ये व्यावसायिक हुनरों के प्रति उनको प्राथमिकता देती है, और एकल विद्यार्थी जो अकेला छात्र है उसके पसंद पर केंद्रित है। ये चॉइस बेस्ड, जिसे कहते हैं ना, चॉइस बेस्ड है। और ये वोकेशन बेस्ड है, यानी व्यावसायिक दुनिया, कामकाजी दुनिया के लिए जिस प्रकार के हुनर हमें चाहिए उन पर उन्हें प्रधानता दी गई है। तो ये जो नज़रिया, दूसरा वाला नज़रिया है, ये कामकाजी नज़रिया है और ये हुनर केंद्रित है, प्रशिक्षण केंद्रित है। और ये चाहता है कि विद्यार्थी को एक तरह से हम उपभोक्ता के रूप में देखें। प्रशिक्षण एक उपलब्धि है, एक तरह का कंज्यूमर गुड है, और उसका उपभोक्ता विद्यार्थी है, छात्र है। और उस उपभोक्ता को, जैसे बाजार की जो विचारधारा है, उपभोक्ता सम्राट होता है, उपभोक्ता राजा होता है, तो उसी तरह उस उपभोक्ता को राजा बनने का मौका मिलना चाहिए उच्च शिक्षा में। और उसके पास पूरा हक होना चाहिए कि वो चुने, अपने हिसाब से वो चुने कि उसको कौन सा क्या चाहिए और उसका कितना हिस्सा उसे चाहिए। तो इसका मतलब अनुशासन या विषय पर केंद्रित न होकर उच्च शिक्षा अब व्यावसायिक दुनिया में जिस हुनर की मांग है, तात्कालिक मांग है, उस पर केंद्रित होगी। और जो एकल विद्यार्थी या छात्र जो चाहता है उस पर केंद्रित होगी, उसकी इच्छाओं पे केंद्रित होगी। तो ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि इनके लिए जिस तरह की सांस्थानिक ढांचे की ज़रूरत है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इन दोनों को एक ही ढांचे में लाने का प्रयास किया गया है इस
इस दस्तावेज में भी और मोटे तौर पर दुनिया के विकसित देशों में भी ये प्रयास चल रहा है। जहां ये आंशिक रूप से कुछ हद तक सफल रहा है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये कुछ हद तक ये सफल रहा है, इसलिए कि उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है और वो वाकई शिक्षण पद्धति को या विश्वविद्यालयों को चॉइस बेस्ड बना सकते हैं। यानी कि उनके पास पर्याप्त और ये भी उनके हर संस्थान में ये संभव नहीं हो पाया है। केवल उनके जो अभिजात संस्थान हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, केवल उन्हीं संस्थानों में जो आईवी लीग कहलाता है, उनका जो अभिजात वर्ग है विश्वविद्यालयों का, केवल वहीं ये कुछ हद तक सफल हो पाया है इन दोनों का एक ही शिक्षण पद्धति में लाए जाने का। तो उसी की नकल पे ये दस्तावेज बना है और इसमें जो मेरे ख्याल से जो बुनियादी बेईमानी ये है कि अगर मान लीजिए आपके इरादे नेक हैं, आप ये लाना चाहते हैं और सारे विश्व में इस तरह का सोच आजकल हावी है, तो आप भी विश्व के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो है वित्तीय लगान। इस पे आपको पैसा खर्च करना होगा। उच्च शिक्षा को अगर इन दोनों को एक ही शिक्षण पद्धति में आप लाना चाह रहे हैं, एक ही संस्थानिक ढांचे में लाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने संस्थानों पे काफ़ी पैसा खर्च करना होगा। लागत इसमें बहुत लगेगी। तो इस निवेश के लिए कहीं तैयार नहीं है। इस दस्तावेज में आप देखेंगे तो कहीं भी वित्तीय कोई ऐसा भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है कि जीडीपी का इतना प्रतिशत हम खर्च करेंगे या इस पे लागत हम लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास उदाहरण हैं। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना बनी, उनमें बहुत इजाफा किया गया था। उच्च शिक्षा पे जो निवेश होता है उस पर बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया था। और इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई यानी हवाई बात नहीं है। सरकारें ऐसा कर सकती हैं, ऐसे इस तरह की प्रतिबद्धता वो दिखा सकती हैं। लेकिन इस दस्तावेज में किसी प्रकार की वित्तीय कोई आश्वासन नहीं है कि इस पर इतने पैसे हम खर्च करने को तैयार हैं। तो अगर आप पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हैं तो मेरे हिसाब से इतनी लंबी चौड़ी बातें करना कि हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ला देंगे और अलग अलग तरह के हम उच्च शिक्षा की दुनिया को बदल देंगे और छात्रों के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होगा, वो कुछ भी चुन सकते हैं अलग अलग तरह के, जैसा मल्टी डिसिप्लिनरी मैंने कहा ना कि अनुशासन की बहुलता, इतनी बार इसका जिक्र है इस दस्तावेज में। लेकिन उसके लिए जिस तरह के संसाधन चाहिए, जिस तरह के संस्थानिक ढांचा चाहिए, उसके प्रति कोई ईमानदारी से कोई पैसा खर्च करने का इरादा इस दस्तावेज में कहीं नहीं दिखता। तो ये हुई पहली बात कि अगर हम इसके इरादे को नेक भी माने, उस पर खरा उतरने के लिए जिस तरह की वित्तीय प्रतिबद्धता को दिखाना था वो हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा है इसमें। और अगर ये हमारे संस्थानों में यही होता है कि हम नकल करते हैं, हम चाहते हैं कि नाम वही हो जो सारी दुनिया में दूसरा है। जैसे सारी दुनिया में चॉइस बेस्ड सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है, तो हमारे पास भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए। लेकिन वो हमारे यहाँ सिर्फ नाम रह जाता है। उसका जो सार है, उसमें जो वाकई होना चाहिए, वस्तुस्थिति जिस तरह की होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाती। तो हमारे यहाँ जैसा आपने देखा ही होगा, हमारे ही विश्वविद्यालय में CBCS तो लागू हो गया है, लेकिन चॉइस नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत लागत चाहिए। आपको इमारतें बनानी होंगी, नए नए कमरे बनाने होंगे कि जितना आप चॉइस देंगे उतना रिसोर्सेज लगेंगे, उतने आपको टीचर्स चाहिए। तो इस सब के बिना अगर आप ला देते हैं तो उसमें ऐसा ही होगा कि केवल नाम होगा CBCS, लेकिन वाकई चॉइस नहीं होगा। तो ये अगर होता है तो ये मेरे ख्याल से जनता के साथ ये नाइंसाफ़ी तो है ही, बेईमानी भी है।
और ऐसा सरकार को मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए कि आप इतने ज़ोर शोर से कहें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लोगों को अपने अपने वो सपने देखने लगेंगे छात्र की, हम हमारे साथ ऐसा होगा ये होगा, और बाद में जब उन्हें निराशा हाथ लगेगी तो बहुत आक्रोश जगेगा इससे। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बुनियादी समस्या ये है कि अगर हम उसके ढांचे को, उसकी योजना को सही भी माने, उसके लिए जिस तरह की लागत चाहिए उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो ये हुई पहली। दूसरे स्तर पर हम देखें, ये तो जो पहली बात मैंने ये कही, ये बुनियादी बात है कि जब तक लागत की बात नहीं होती तब तक ये सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए ये लाजमी है कि आप इस पे इन्वेस्ट करें इसमें। दूसरा, जो इसका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो इसका जिस प्रोग्राम पर ये चलेगा सारा कुछ, वो है 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है, FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 साल विशेष से कोई खास आपत्ति नहीं हो सकती, 4 साल के कई दुनिया में कई जगह चलते हैं। सवाल यहाँ ये है कि अभी तक हमारे यहाँ 3 साल के कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स बड़े आराम से चल रहे थे, कुछ 4 साल के भी हैं, पर वो ज़्यादातर टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, इस तरह के सब्जेक्ट में 4 साल के कोर्स मामूली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं ऐसे। लेकिन जो औसत मेन डिसिप्लिन्स में जिस तरह के कोर्स होते हैं वो 3 साल के ही हैं और काफ़ी सफल रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप 1 साल और जोड़ना चाह रहे हैं तो न केवल आप समय मांग रहे हैं छात्र से, आप खर्चा भी मांग रहे हैं उससे कि 1 साल और का खर्चा भी वो दे। तो इसके बदले में आप छात्र को क्या दे रहे हैं? मूल बात यहीं आकर टिकती है कि ठीक है, आपके इरादे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपके इरादे नेक हो सकते हैं कि आप 4 साल का कोर्स ला करके कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए या छात्र को ये बताइए कि उस जो ज़्यादा खर्चा उससे लगेगा और जो ज़्यादा समय, 1 साल आप उसकी ज़िंदगी का 1 साल और मांग रहे हैं उससे, उसके बदले में आप क्या देंगे? अब तक जो खाका हमने देखा है 4 वर्षीय जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री का, उसमें कुछ ठोस नज़र नहीं आ रहा कि इस एक्स्ट्रा साल के लिए और एक्स्ट्रा खर्चे के लिए इसके एवज़ में आपको क्या मिलेगा। इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि इसका मैं सही हिंदी इसका शब्द मैं जानता नहीं, इसको कहते हैं नेस्टेड डिग्रीज, कि एक डिग्री के अंदर दूसरी छोटी सी डिग्री, जैसे वो रूसी गुड़िया होती है जो बुढ़िया वाली, तो उसके अंदर एक बड़े गुड़िया के अंदर एक छोटी गुड़िया होती है, छोटी गुड़िया के अंदर एक छोटी गुड़िया होती है, वो उस तरह उसको नेस्टेड, यानी एक के अंदर एक। तो इस 4 साल की डिग्री के अंदर ये बड़ी गुड़िया है, इस गुड़िया के अंदर एक 3 साल की डिग्री है, उसके अंदर 2 साल की डिग्री है और उसके अंदर 1 साल की डिग्री है। तो इस 4 साल के कोर्स में 4 अलग अलग डिग्री के पाठ्यक्रमों को ईमानदारी से निभाया नहीं जा सकता, कि इसमें इसकी एकाग्रता, इसकी कोहेरेंस जिसे कहते हैं, वो कोहेरेंस नहीं रही, ये अनर्गल हो जाएगा, ये इनकोहेरेंट हो जाएगा, पाठ्यक्रम इनकोहेरेंट हो जाएगा। और ये लाजमी है क्योंकि जो एकरूपता चाहिए, समग्रता चाहिए किसी पाठ्यक्रम के लिए, 1 साल का ही चाहे क्यों ना हो, उस 1 साल के पाठ्यक्रम में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, विद्यार्थियों को आप क्या क्या देना चाहते हैं, इसका सुविचारित कोई ढांचा होना चाहिए आपके पास, इसकी कोई योजना आपके पास होनी चाहिए। ऐसी योजना बन सकती है, 1 साल का हम अच्छा सा बना सकते हैं व्यावसायिक कोर्स, जिसमें आप थोड़ा कोई स्प्रेडशीट सीख लें, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग सीख लें, थोड़ा बहुत वर्ड प्रोसेसिंग सीख लें, और जो कामकाजी दुनिया में जिस तरह का पत्राचार होता है वो सीख लें, इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारी मिसाल भी हैं हमारे पास। पर क्या ये ऐसा कोर्स जो 1 साल का व्यावसायिक कोर्स के रूप में आदर्श हो सकता है अपने आप में, क्या वो 4 साल के रिसर्च बेस्ड ऑनर्स डिग्री वाले कोर्स का
पहला साल भी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। ये तार्किक रूप से नामुमकिन है कि ये वो काम भी करे और 4 साल की रिसर्च डिग्री के पहले साल होने का भी काम एक साथ करे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पाठ्यक्रम अनर्गल होगा, ये अनिवार्य है कि अनर्गल होगा। हो सकता है कि 4 साल की डिग्री में उसमें आप 2 गुड़िया आप डाल सकते थे कि 4 साल की एक डिग्री हो जाए और शायद से मान लीजिए 3 साल की एक डिग्री अलग हो जाए, और ये नेस्टेड हो सकता था। ये हो सकता था कि दोनों अच्छे कोर्स बने और समग्र हों, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी बनाना मेरे ख्याल से लगभग नामुमकिन है, और 4 तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से अगर आपका पाठ्यक्रम ही अनर्गल है तो इससे आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? तो इससे सभी का नुकसान होगा। जो 1 साल का व्यावसायिक कोर्स करना चाहते हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि 4 साल वाले को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपके लायक हम ये कर रहे हैं, आपके लिए हम खास ये कर रहे हैं। तो जब आप वो करेंगे तो फिर जो 1 साल वाला है उसके हित मारे जाएंगे, क्योंकि उसका टाइम आप लेकर के उसके हिस्से में से आप किसी दूसरे को देंगे। तो फिर उसके बाद 3 साल वाला भी खड़ा होगा, 2 साल वाला भी खड़ा होगा कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो सबका नुकसान होने वाला है। ये कोई भी एक इसमें से समग्र पाठ्यक्रम नहीं निकलेगा। तो इस वजह से 4 साल का कोर्स मेरे ख्याल से इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उसे यहाँ लागू किया जा रहा है वो लगभग नामुमकिन है। सर, सुखदेव थोरट साहब से मेरी 2 बार बात हुई इस विषय पर, और उन्होंने कहा कि 4 ईयर डिग्री सिस्टम जो है ना, वो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसी का मॉडर्न रूप है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि इतने बड़े हाई साउंडिंग फ्रेजेस हैं, मोदी साहब अंबेडकर साहब का नाम लिए बगैर वो होते नहीं कुछ भी। ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं है, सोशल जस्टिस जिक्र नहीं है, आरक्षण नहीं है। भारत एक डाइवर्स मुल्क है, विभिन्न जातियां, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं। गरीबी का आलम जो है, कितने पायदान पर पीछे हम खिसकते जा रहे हैं। लेकिन क्लियर कट कोई इसमें पॉलिसी नहीं कि हाउ दे विल इंश्योर सोशल जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी एंड ऑल। इस पैराडॉक्सेस को कैसे समझा जाए सर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सोशल जस्टिस की जहाँ बात हुई है, इंक्लूजन की बात हुई है, वो केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित है, और वो भी बहुत सीमित, उसकी जो चर्चा है बहुत सीमित है। ये उल्लेखनीय है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि उच्च शिक्षा में जब आते हैं, उसके चैप्टर पर जब हम आते हैं तो कहीं कोई समता का कोई जिक्र नहीं है और रिजर्वेशन का भी कोई जिक्र नहीं है। अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स, ये एक नया उन्होंने निकाला है जो जिससे वो इशारा कर रहे हैं इस ओर, लेकिन यहाँ कोई साफ बात नहीं कही गई है। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट होने के नाते हम ये अपेक्षा कर सकते थे कि यहाँ 2 टूक कुछ कहा जाए समता के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए हमेशा ही, और ख़ासकर उच्च शिक्षा में हमेशा ही ज्वलंत सवाल रहा है, बहुत ही ज़रूरी सवाल रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक तरह की, इसे आप गलतफहमी कहें या खुशफहमी कहें, इसके साथ जो जुड़ी हुई है शिक्षा के साथ, ये खासकर न्यू लिबरल ज़माने में इसका पर्दाफाश हुआ है। लेकिन फिर भी हम पुरानी विचारधारा के एक तरह से आदी हो गए हैं, और हमारे सामने जो सच्चाई है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वो ये है कि हम ये मानते हैं कि उच्च शिक्षा, अगर वो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, अच्छे किस्म की उच्च शिक्षा हो, अच्छी क्वालिटी की हो, तो वो खुद ब खुद रोजगार पैदा करेगी, यानी कि वो रोजगार का कारक बनेगी। जबकि आज की दुनिया में ऐसा कतई नहीं है। रोजगार को पैदा करना उद्योग का काम है, उद्योग का यानी उद्योगपतियों का काम है। और आज के उद्योगपति श्रम की तरफ, इंसानों की तरफ नजर ही नहीं रखते। उनको आजकल मतलब है
वित्त जिसे कहते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वित्तीय उत्पादों से, कि जैसे हमारे पुराने ज़माने में जिस तरह के उत्पाद होते थे, जो ठोस उत्पाद, जैसे ये कलम है या कोई और चीज़ है, जिसे आप, ये ठोस चीज़ है, ये बाज़ार में बिकती है और ये किसी काम आती है, इसे आप जाकर ख़रीदते हैं और इसको आप छू सकते हैं और इसको आप, इससे आप काम ले सकते हैं, और ये ठोस चीज़ है जो सबके समझ में आती है। आजकल जिन चीज़ों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर है, और ये सारे जीडीपी जो वृद्धि दर और ये वो जो ग्रोथ रेट सब जिस पे निर्भर है, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे है। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये देखने सुनने की कोई चीज़ नहीं है, ये नज़र नहीं आती, इसको ये बहुत कम लोगों को समझ में भी आती है कि है क्या चीज़, क्या बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो उस पे आजकल उद्योग का मतलब ये है। और जैसे गूगल क्या बेचता है, किसको पता है कि वो क्या बेचता है, किस तरह का उत्पाद बनाता है, लेकिन वो बहुत ही, हम जानते हैं कि बहुत ही विशाल ये है। तो इसमें मेरा मतलब ये है कि पुराने ज़माने का, जैसे पुरानी जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको और नौकरियां बहाल करनी होती थी, आपको और श्रमिकों की, मजदूरों की और अलग अलग तरह के काम करने वालों की, लोगों की ज़रूरत होती थी। आजकल अपनी कंपनी का प्रॉफिट रेट बढ़ाने के लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है। तो आज की जो अर्थव्यवस्था है वो नौकरियां पैदा नहीं कर रही, और इसका दोष उच्च शिक्षा को देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उच्च शिक्षा अपने आप से रोजगार पैदा नहीं कर सकती। तो इसलिए जो एम्प्लॉयबिलिटी, जिसका काफ़ी जिक्र होता है और काफ़ी दुहाई दी जाती है इसकी, कि ये सारे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो लोगों को रोजगार के काबिल बनाएंगे, उसके योग्य बनाएंगे। योग्यता तो को आप किनारे रख दीजिए, जब तक उद्योगपतियों को ज़रूरत नहीं महसूस होती आपकी, किसी श्रमिक की, किसी, चाहे वो कितना ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित क्यों ना हो, तब तक वो नौकरी में उसे लेंगे ही नहीं। और जब वो लेंगे नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं, कहीं उच्च शिक्षा में कोई खोट है। तो ये इस तरह से सोचना मेरे ख्याल से आज के अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है। ये आप जो आज की अर्थव्यवस्था की जो सच्चाई है उसको आप देख नहीं रहे हैं, अगर आप अभी भी समझ रहे हैं कि उच्च शिक्षा खुद ब खुद नौकरियां पैदा करेगी। तो इस गलतफहमी या खुशफहमी से बचना, हमें खुद भी अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी इससे परिचित कराना है कि ऐसा सोचना गलत है। सर, आपने एक शानदार बात कही जो मेरे जहन से कहीं ना कहीं मिस हो गया था, कि अंडर प्रिविलेज का इशारा भर है, आरक्षण का इशारा भी नहीं। आरक्षण का इशारा भी, नंबर एक। नंबर दो, कि इसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात है, और इसको हम लोग समझते हैं। बड़े लोगों के बच्चे हार्वर्ड कैम्ब्रिज पढ़ेंगे और बाकी गरीब बच्चे के बच्चे जो है मोबाइल फोन में पढ़ेंगे। एक और जो बात है कि इसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लवी का उल्लेख है बार बार, लेकिन इन विश्वविद्यालयों में इनकी विचारधारा तो पढ़ाई नहीं जाती थी। इसमें तो कुछ और ऑल्टरनेटिव लर्निंग का सेंटर था। इसमें ये पढ़ाएंगे क्या पुरानी ग्लोरी कौन सी है? आंगनवाड़ी से लेकर पीएचडी तक का पूरा जिक्र है, लेकिन राइट टू एजुकेशन है ही नहीं। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन और तमाम ये होगा कोई कुछ, मतलब ये खाली भविष्यवाणी कर दी गई है कि ऐसा राम राज्य आएगा जिसमें बाघ बकरी एक नदी में बैठेगा, पानी पिएगा। उसका कोई मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसका कोई जिक्र नहीं। अगर कोई ये सवाल नहीं उठाया तो कल होके जाके कह सकते हैं कि भाई आपने, उसमें तो मैंने कहा ही नहीं था, कोई कमिटमेंट था ही नहीं, कोई जेंडर के सवाल में कमिटमेंट था, ना सोशल जस्टिस था, ना ईडब्ल्यूएस था, मैंने तो डॉक्यूमेंट में दिया ही नहीं था, तो मेरी कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनती है। ऐसा हो सकता है सर? जी, अंडर प्रिविलेज भी नहीं कहा है इसमें, अंडर रिप्रेजेंटेड कहा है। तो वो तथ्यात्मक रूप से सही हो सकता है कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, पर अंडर रिप्रेजेंटेड होने का कारण क्या है? तो यही, यानी एक तरह से ये बात से आप कन्नी काट रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। और ये, अब ये कहें, अब क्या कहें, इस तरह की अब
जो पार्लियामेंट्री भाषा जो का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहें दुखद ही कह सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि जिस तरह की विषमताएं हमारे समाज में हैं, और ख़ासकर उच्च शिक्षा के संदर्भ में इन्हें एक तरह से आगे लाना ज़रूरी है, इन्हें प्राथमिकता देना ज़रूरी है, वहाँ इसका कोई जिक्र नहीं है। ये अवश्य एक बहुत ही चिंता का विषय है, दुख का विषय है, और गुस्सा आक्रोश तो खैर है ही। अब उसका आप क्या करेंगे जब ये है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं मांग करते कि इस तरह के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, इस तरह के दस्तावेज में हर बात का तफसील से यहाँ विवरण हो। ये अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन फिर भी ये मानते हुए भी कि ये एक संक्षिप्त विजन डॉक्यूमेंट है, ये एक तरह की भविष्यवाणी है या भविष्य का एक चित्रण है, इसके बावजूद भी मुझे यहाँ बहुत सारी जो खामोशियाँ हैं उनको लेकर के काफ़ी चिंता है। और एक तो आपने जो कहा सीधे सीधे ही ये बात है कि मुझे कोई कारण, ऐसा कारण नहीं नज़र आता जो इस चीज़ की सफाई दे या इस चीज़ को सही ठहराए कि विषमता का कोई जिक्र नहीं है, सीधा जिक्र नहीं है। और अंडर रिप्रेजेंटेड कहने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अगर कह भी रहे हैं तो उसके निहित अर्थ क्या है, निहित कारण क्या है, इन पर जाना ज़रूरी था इस तरह के दस्तावेज में। तो मेरे ख्याल से ये किन्हीं नौकरशाहों ने और किन्हीं जो एकेडमिक नौकरशाह होते हैं उन लोगों ने और कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स, ऐसे लोगों ने मिल कर के इसे बनाया होगा। और इसकी शब्दावली भी उसी शब्दावली को एक तरह से उसी की प्रतिध्वनि है जिसे हम OECD रिपोर्ट्स में देखते हैं, यानी कि जो अमीर देशों में जिस तरह की नीतियां लागू होती हैं। और विडंबना ये है कि ये अमीर देशों में भी ये नीति सफल नहीं हुई है। और ये सफल इसलिए नहीं हुई है कि जो न्यूलिबरलिज्म की जो बुनियादी विरोधाभास हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ये मानना कि आप उचित तरीके से आप प्रशिक्षित हों तो आपको नौकरी मिलेगी, अब बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे हमारे विचार में कि हम उच्च शिक्षा से अपेक्षा क्या करते हैं, उसका रोज़गार की दुनिया से क्या रिश्ता होगा, और जो मौजूदा विषमताएं हमारे देश में उन्हें कम करने का एक कारगर रास्ता माना जाता था उच्च शिक्षा। क्योंकि अब देखिए ज़माना ऐसा आ गया है, ज़मीन है नहीं बांटने को और दौलत बांटने का कोई इरादा नहीं है किसी का। तो बांटने को आपके पास है क्या? बांटने की ठोस चीज़ या उस चीज़ से जिसे किसी परिवार में एक या दो पुश्तों में आप बिल्कुल ठोस बदलाव ला सकें, एक ही चीज़ है, वो उच्च शिक्षा है। और अगर यहाँ से भी आप आशा की एक छोटी सी जो किरण है उसको भी आप ना आने दें, तो मेरे ख्याल से हमारे भविष्य में इतना अपार, इतना व्यापक आक्रोश लिखा है कि इसका नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा तो नहीं ही होगा। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही, आपकी एक खासियत है कि इतने सहज भाषा में समझाते हैं कि आम लोग जो टेक्निकल शब्दावली नहीं जानते वो भी बात समझ लेते हैं। मिला जुलाकर जो रिजर्वेशन है उसका कहीं जिक्र नहीं है, विजन डॉक्यूमेंट है तो इसमें कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही तो ओवर रिप्रेजेंटेड कौन है ये कम से कम आना चाहिए। शुक्रिया सर, और फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, सतीश देश पांडे साहब है, मल्टीलिंगुअल है, कई भाषाएं जानते हैं। एक एक ट्रांसलेशन मलयालम में भी किताब छप चुकी है।
तो हिंदी भी इतनी शानदार बोलते हैं कि कोई ये कह नहीं सकता कि हिंदी भाषी प्रदेश के उस तरह से नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग, इतनी सहज सरल भाषा में नई शिक्षा नीति पे ये चर्चा थी। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।